तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक नया चैप्टर, वर्क, पावर और एनर्जी। और ये आपका चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब आपने अपने आसपास बहुत सारे काम को देखा होगा, ठीक है? क्या देखा है? काम को करते हुए देखा होगा। तो क्या होता है वर्क को बताएंगे? अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा करके और यहां रख दिया जाए, क्या कुछ वर्क हुआ? अच्छा। रनिंग करना क्या कोई वर्क है? दौड़ना कोई काम नहीं है? और भागना और सांस लेना, ब्रीथिंग। अच्छा। और अगर स्विमिंग स्विमिंग करके भी एक पोजीशन के कोई दूसरी पोजीशन में जा रहा है, तैर रहा है, फ्लोट करना भी क्या है? कोई काम है? पर ये काम है। अच्छा, दीवार पे धक्का लगाना काम है? कितना बड़ा काम है? उसकी यूनिट से पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा है, कितना बड़ा काम है, ठीक है? जैसे कि 100 जूल, 200 जूल, 150 जूल, ये क्या है? ये वर्क है। लेकिन हम इस वर्क को कैसे समझेंगे? अगर हम साइंटिफिकली करें, अगर कोई दीवार पे धक्का दे रहा है तो उसका कोई काम नहीं हो रहा है। साइंस की भाषा में कहें तो उसका वर्क कितना है? 0, ठीक है? लेकिन अगर वहीं हम बात करें किसकी, कि मैं काफी देर से इस पे धक्का दे रहा हूं और ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे तो मस्कुलर सिस्टम सब कुछ काम कर रहे हैं ना, काफी देर तक मैं भी खड़ा हूं, तो हम यहाँ पे वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? लेकिन साथ ही साथ वर्क के बाद हमारा दूसरा पॉइंट कैसा है? एक तो ये समझेंगे कि काम कैसा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा और फोर्स लगने की वजह से वो क्या करे? कुछ डिस्प्लेस हो जाए, अपनी पोजीशन को चेंज कर दे, तो उसको बोलेंगे वर्क। क्या कहेंगे उसे? वर्क मतलब कि वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे, और फोर्स के साथ साथ किस पे? डिस्प्लेसमेंट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा कुछ फोर्स लगने की वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? वर्क। तो पहले आप वर्क को ही समझ लीजिए। तो वर्क को हम क्या कहते हैं? वर्क को कहते हैं फोर्स मल्टीप्लिकेशन बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक? फोर्स मल्टीप्लिकेशन बाय डिस्प्लेसमेंट, वो वर्क है। और डेफिनेशन के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? कैपेसिटी। कैपेसिटी और एबिलिटी, किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है। और कैपेसिटी और एबिलिटी टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की एक कैपेसिटी या एबिलिटी जो उसकी पोजीशन को चेंज कर दे, वो क्या है? वो काम है। जैसे अगर हमने क्या करा, एक ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ और इस ब्लॉक का कुछ भी मास हो और उस मास पे एक फोर्स लगाया और फोर्स लगने की वजह से ब्लॉक क्या हो गया? अपनी जगह से कुछ पोजीशन बदल दिया उसने। यहाँ ये पोजीशन इसने बदल दिया, इतना। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट पहले इस वाली पोजीशन पे था, एक्स पे या ए पे, ए से उसने बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मल्टीप्लिकेशन बाय डिस्प्लेसमेंट, समझ गए? तो ये क्या हो गया? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे एस से भी दिखा देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को आपने ऐसे पढ़ा है एफ इंटू एस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट वर्क कैसा है? वर्क इज अ स्केलर। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी जगह पे कहीं पर भी कोई काम हो रहा है तो वहां पर क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, लेकिन वर्क कैसा काम है? वर्क की स्केलर क्वांटिटी। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब इन वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। वेक्टर जिनके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है।
लेकिन वर्क कैसा है, वर्क स्केलर है, इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ध्यान रखिएगा, समझ में क्या पढ़ा हमने, वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई भी एबिलिटी टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्क, किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो वहां पर क्या है, वो एक कुछ काम हो रहा है। वर्क का जो फॉर्मूला ये है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको लिख सकते हैं क्या, न्यूटन मीटर, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे ये तो न्यूटन मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट, ये हो गया ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वर्क है वो वर्क क्या कर सकता है, जैसे अगर किसी बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, क्या क्या टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क। तो टाइप्स ऑफ वर्क जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। नंबर पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, वर्ड पॉज कीजिए। पहला कौन सा है, पॉजिटिव वर्क। दूसरा नेगेटिव वर्क, और थर्ड आपका जीरो वर्क। देखो वर्क के कंडीशन के बेसिस पे, वर्क मतलब क्या है, फोर्स लगने की वजह से कोई बॉडी डिस्प्लेस करे तो उसको वर्क डन कहते हैं। अब जो वर्क है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब इसके अंदर स्केलर नेचर तो है, लेकिन ये इसके पास साइन नेचर भी होता है। साइन मतलब कभी हम कुछ काम को कह सकते हैं कि हाँ भाई पॉजिटिव वर्क हुआ है, कब, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिकली, साइंटिफिकली, साइंटिफिकली अगर हम देखें तो साइंटिफिकली हमारे पास साइंस के अकॉर्डिंग वर्क का पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। मतलब कि वर्क के पास क्या नहीं है, वर्क के पास, वर्क इज अ स्केलर बट इट हैज अ शाइन, इसके पास शाइन होता है। मतलब कि कोई काम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हम कैसे पता चलेंगे कि हमारा जो काम हुआ है वो नेगेटिव हुआ है, अब देखो कैसे, जैसे कि अगर आपने किसी टंकी को पानी को भरा और आपने मोटर से पानी को पहुंचाया ऊपर टंकी में, तो आपने बटन दबाया और टंकी धीरे 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 करके खत्म हो गई। एक टाइम था जब टंकी भर रही थी और एक टाइम था जब टंकी का आप क्या कर रहे थे, खाली कर रहे थे। अब समझिए, एक में वर्क डन इंक्रीज हो रहा है और एक में वर्क डन एक डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जिसमें अमाउंट बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक में नेगेटिव भी होता है। अब उसको कैसे समझेंगे, देखो पहला पॉजिटिव वर्क डन। अब पॉजिटिव वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव वर्क डन को अगर हम देखें, पॉजिटिव वर्क, तो पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई फोर्स लगा किसी ऑब्जेक्ट पे और फोर्स लगने पे अगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रहा है, डायरेक्शन की ही, जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी किस तरफ है, सेम है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी कैसा है, सेम है। मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम डायरेक्शन, जबकि सेम डायरेक्शन में होंगे। तो जब ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस समय क्या होगा, उसमें जो वर्क होगा, अब देखो डॉट प्रोडक्ट, अब आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सीनियरिटी लेवल में चलिए। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये तो सिंपल है, लेकिन जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे लगे, किसी डायरेक्शन में लगे, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो, ऐसे, तो उनके बीच क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा थीटा। कितना एंगल बनेगा, थीटा। जैसे कि अगर आप देखो, अगर आप किसी चीज को ऐसे धक्का दे रहे हैं और या फिर आपने कोई रस्सी बांध ली अपने कमर पे ऐसे और फिर आप उसको खींच रहे हैं, तो वो सोचिए कि इसी रस्सी से उसको खींचा जा रहा है, अब इस ऑब्जेक्ट का ऐसे फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, आगे, और इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा थीटा। तो अब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि यहाँ पर या तो डिस्प्लेसमेंट, ये तो फोर्स,
इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाते हैं। कितने कंपोनेंट बन जाते हैं? दो। दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? दो कंपोनेंट, एक तो इस फोर्स का बनेगा इस तरफ, कौन सा कंपोनेंट? यहां तो डिस्प्लेसमेंट है एफ कॉस थीटा, और इस तरफ आएगा एफ साइन थीटा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको बोला जाता है एफ साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, यस, तो क्या कह रहे थे हम लोग कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट आ जाते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल और इधर बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब जब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा किस डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो वर्क के साथ हमेशा वही कंपोनेंट आएंगे, कौन सा? एफ कॉस थीटा इंटू एस। क्योंकि वर्क कैसा होता है? वर्क हमेशा होता है एक लीनियर, मतलब अगर आप कोई भी फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही फोर्स होना चाहिए, या फोर्स जिस तरफ लग रहा है उस तरफ ही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वर्क एक कैसा होता है? एक लाइन फोर्स होता है। कैसा होता है? लाइन फोर्स। एफ साइन थीटा आएगा? नहीं, एफ साइन थीटा नहीं आएगा, सिर्फ एफ कॉस थीटा इंटू एस आएगा। तो एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो यहां से क्या हो गया? आपके पास वर्क का एक फॉर्मूला आ गया, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और जो ये कॉस थीटा है, ये देखो बच्चों, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री में इसकी जो कुछ वैल्यूज होती हैं कॉस की, थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पे अलग अलग वैल्यू ये देता है। अगर कॉस थीटा की जगह में 0 आ जाए तो कॉस 0 1 होता है। कॉस 30 डिग्री आ जाए तो 30 डिग्री पे ही इसका वैल्यू होता है √3/2। और कॉस 45 डिग्री आ जाए तो 1/√2। और कॉस 60 डिग्री आ जाए तो 1/2। और कॉस 90 पे इसका वैल्यू होता है 0। आप समझ गए? ओके, तो यहां पर आपका क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो W बराबर क्या हो जाएगा? 1। मतलब कि F और S, इसको बोलेंगे वर्क कैसा हो गया? पॉजिटिव। आया समझ में? क्योंकि इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कैसा है? दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब आप देखो कोई लाइन हो, दो लाइनें एक ही डायरेक्शन में, तो उनके बीच बनने वाला एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1। तो वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ओके। ऐसे ही वर्क का नेगेटिव कब होगा? वर्क का नेगेटिव होगा अगर इन दोनों के बीच बनने वाला फोर्स और ये 180 डिग्री हो। जैसे स्प्रिंग के केस में फोर्स इधर लगेगा तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? दूसरी तरफ, तो 180 डिग्री। और थीटा बराबर अगर 180 डिग्री हो तो वर्क क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा -FS। वर्क कैसा हो गया? नेगेटिव। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं, स्प्रिंग को खींचोगे ऐसे, फोर्स लगेगा इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? उल्टा। जीरो वर्क डन कब होगा? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90। और तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। अब समझे कि एंगल के बदलने से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल बदलेगा तो 0, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन होता है। ओके, आज क्लास के लिए इतना ही।